दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। इससे पहले आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या था आपका? आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। एटम से बनेगा चार्ज, समझना इस चीज़ को ध्यान से। एटम से बनेगा चार्ज। जब यह चार्ज स्टेशनरी अवस्था में होगा तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी उसका अध्ययन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इसके बाद अगला टॉपिक जो चलेगा, ध्यान रखना, जब वह चार्ज किसी भी मटेरियल से होके फ्लो करने लग जाएगा, या मैं कहूं जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल से होके फ्लो करने लग जाएंगे तो यह चार्ज ही कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत धारा में। तो अगला जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 3, इसके बाद वाला सब जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर आपस में यहाँ पढ़ोगे। चार्ज स्थिर है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स या स्टैटिक्स। जब चार्ज आपका क्या हो जाएगा, चलने लगेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जब चार्ज एक किसी मेटल वायर से होकर फ्लो करता है तो चारों ओर पैदा हो जाता है, पहले तो करंट और चारों ओर पैदा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन सब का रूट कॉज जो है वो क्या है? चार्ज। यानी कि चार्ज ही वह कॉज है जिससे कि ये तीनों की तीनों चीज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट्स हो, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, एसी डीसी दोनों, या फिर मैग्नेटिज्म हो आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सारी की सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ने वाले हैं। द रूट कॉज ऑफ दीज ऑल आर चार्ज, आवेश। ध्यान रखना, तुम्हारे 6 चैप्टरों में से 3 चैप्टर जो है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 60% सिलेबस जो है, 60 या उससे ज़्यादा ही बोलूंगा मैं, 65% सिलेबस जो है इन 3 से ही कवर होता है आपका। तो ध्यान से देखना इनको, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। चलिए आगे देखिए। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत स्थैतिकी। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एट रेस्ट। यानी कि जब कोई चार्ज स्थिर अवस्था में होता है तो उसका अध्ययन और उसके सभी गुण धर्मों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब समझिए। ठीक, आगे देखो ये आया कहां से, पहले तो कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। देखिए, तुम लोग चाहो तो खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अभी अगर आप लोग फिटा लोगे या पेन लोगे, तुम्हारे हाथ में प्लास्टिक के पेन है, अगर इसे अपने बालों पे रगड़ोगे, सूखे बालों पे खास तौर पे, तो तुम देखना रगड़ने के बाद आपके अंदर या इस पेन के अंदर जो है छोटे छोटे धूल के कण या कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको क्या करता है? खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी आपकी चार्ज की। तो ये देखा गया था पहले कि कुछ मान लो सेट लिए गए थे आपके, जैसे एम्बर एक धातु होती है, मतलब एक मटेरियल होता है, उसको सिल्क में रगड़ा और देखा कि भाई एम्बर में प्रॉपर्टी आ गई थी आपका कुछ चीज़ों को अपनी ओर खींचने की, छोटे छोटे धूल के कणों को खींचने की। बाद में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे पेयर बनते हैं जिनमें की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एक्चुअली हुआ क्या था उसमें, ध्यान देना इस चीज़ में। इसमें हुआ क्या था आपका, लेट मैं वो बना के दे रहा हूं। देखो, 2 मैंने एटम लिए हैं। लेट ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम, बीच में इनके न्यूक्लियस जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये मान लो कोई ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या है इसके घूम रहे हैं। मान लो मैंने एक ऑर्बिट लेके देख ली, एक एटम दूसरा एटम, 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने आवेश होंगे यहाँ पे भी? 2, प्लस चार्ज कितने होंगे? 2। एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है हमारा? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उतने ही प्रोटॉन इसके सेंटर या न्यूक्लियस में होते हैं। अगर किसी तरह ऐसा हो जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर होने के क्रम में क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जबकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जहां पर चार्ज जाता है या इलेक्ट्रॉन जाता है उसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और जहां से जाता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। समझिए एक बार इसे। ठीक है, यानी कि चार्ज कैसे बनेगा? चार्ज इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। या मैं ये कह सकता हूं
क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से क्या होगा, छोड़ के चला जाएगा। जो रबिंग अभी बता रहा था मैं आपको, रबिंग की प्रक्रिया बताई ना, कि सिर पे आपने जब रब किया एक कंघी को या एक प्लास्टिक के पेन को, तो उसमें प्रॉपर्टी आ गई। तो हुआ क्या था एक्चुअली आपका, जब रबिंग करते हैं तो आपके पेन या फिटे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बालों में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है यहाँ पे। और जब आप धूल के कणों के पास उसको लेके आते हो उस फीटे को, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, खींचने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वहां पे दिखाई आपको देता है। तो ये चीज होती है वहां पे आपका। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। दिस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। चाहो तो लिख लो इसे, इलेक्ट्रॉनिक से मिटा देता हूं थोड़ा सा मैं अभी, है थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज में क्या बोलोगे, चार्ज इज फ्रॉम बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एटम हर जगह है, हर चीज किससे मिलकर बनी है, एटम से। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहता है आपका। तो इसका मतलब चार्ज भी क्या है, हर जगह है। इसके अंदर करोड़ों एटम होंगे, अगर मैं माना इसकी बात करूं रजिस्टर की, इसके अंदर करोड़ों एटम होंगे, और अगर इसके अंदर चार्ज की ट्रांसफरिंग हो रही है किसी भी तरह से, तो एटम किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, चार्ज पे, है ना। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी, एक चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। समझ रहे, आगे बढ़ू। तो ये तो हो गया चार्ज, कि चार्ज कैसे होता है पैदा आपका। ठीक है, अब देखिए चार्ज से और क्या क्या हो जाता है आपका। चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आपकी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछता है कई बार आपसे इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज आपके पहले तो दो प्रकार के होते हैं, अभी बता चुका हूं मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एंड सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी रिपेल करेगा, जबकि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। एक सिंपल सा रूल है इसका, अपोजिट क्या होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज के साथ भी सेम यही चीज होती है। एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, कोई पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हैं। देखो माना मैंने कहा कि जस्ट, फिर से एक बार, कोई एटम है, माना इसकी मैं जस्ट एक वो कह रहा हूं कि इसकी लास्ट ऑर्बिट में माना कि इसे 8 पूरा करना है। चलो मैं वैसे ही केमिस्ट्री समझाता हूं आपको। इसे स्टेबल होने के लिए अपना 8 पूरा करना है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए छोड़ के, ये बच गया 6, तो ये क्या चाहेगा, कहीं और से खींच के अपना 8 पूरा कर लो, स्टेबल हो जाऊं। तो क्या करेगा ये आपका, कहीं और से लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो देगा कौन इसको, जो खुद इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है, माना किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो उससे क्या करेगा, लेना चाहेगा। जिसके पास एक्सेस में है उनको देके क्या करना चाहेगा, अपना 8 पूरा करना चाहेगा। तो वही चीज यहां पे होती है आपकी। पॉजिटिव वाला क्या इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाह रहा है कहीं से, नेगेटिव वाला देना चाह रहा है, इसलिए उसके पास आ जाते हैं आपके। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बचाना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे। अगर आपको पैसा चाहिए होगा तो उसके पास जाओगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा, ऐसे के पास तो नहीं जाओगे, तो आपसे भी गरीब हो, वो तो आपके भी 2-4 पैसे छीन लेगा। समझ रहे हो ना, तो ये चीज होती है इसमें। आगे बढ़े, क्लियर। आगे देखो, पहला, दूसरा देखो, दूसरा है आपका एडिटिव नेचर। एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब होता है, देखिए माना एग्जांपल लेता हूं मैं, ये कोई बॉडी आपके पास, एक जस्ट मैंने बॉडी ले रखी है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग चार्ज जो है वो बिखरा हुआ है। चलो पहले एक चीज और समझो, चार्ज को आपका दिखाया जाता है क्यू से, कुछ जगह पे छोटा क्यू, कुछ जगह बड़ा क्यू, एक ही बात है। दिस इज द क्या आएगा, सिंबल ऑफ चार्ज इज क्यू एंड यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। इसको सी से दिखाते हैं, कैपिटल सी से, देख लीजिए। तो चार्ज का सिंबल है आपका क्यू एंड यूनिट इज कूलाम। अब देखिए, माना कि कोई बॉडी है, इसके अलग अलग पार्ट्स में चार्ज है, माना यहां पे चार्ज है, माना इस हिस्से में -4 क्यू चार्ज या 4 कूलाम का चार्ज, इस हिस्से में आपका है 6 कूलाम का चार्ज प्लस में, और यहां पर बाकी हिस्से में फैला आपका 8 कूलाम, लेट प्लस में ही ले लेते हैं हम लोग, इतना चार्ज क्या है इसमें फैला हुआ है। तो एडिटिव नेचर का मतलब ये है कि चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू
एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का संपूर्ण चार्ज अलग अलग हिस्से में जो चार्ज है उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। सॉरी, एल्जेब्रिक सम का मतलब जहां पर हम लोग चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं विद साइन। देखो तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर देखिए -4 + 8 + 6, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 - 4 = 10 कूलम। खत्म कहानी। समझ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर। इसमें खाली एक चीज ध्यान रखनी है, सम कैसा होगा, एल्जेब्रिक सम, यानी कि साइन का भी ध्यान रखा जाएगा। समझ रहे हो। दूसरी चीज आगे बढ़ूं, ये सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपने ऑलरेडी शायद सुनी होगी और मैं पूछने भी वाला हूं, दैट इज कंजर्वेशन। मिटाना ही पड़ेगा इसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। आपको मैंने शायद बताया था पहले भी कि फिजिक्स में, यूनिवर्स में 3 चीजें जो है वो क्या है आपकी हमेशा कंजर्व रहती है। कौन सी 3 चीजें, कोई बताना चाहेगा? देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर ऑलवेज कंजर्व इन दिस यूनिवर्स। बताओ। वेरी गुड। मास नहीं बेटा, एनर्जी तो ठीक है, ठीक है बैठो। एक तो इन्होंने बताया एनर्जी, वेरी गुड। तुमने कंजर्व किया है इससे पहले भाई, कंजर्वेशन एनर्जी आप कर चुके हो। हाँ वेरी गुड, मोमेंटम। गुड, बैठो। आपने फर्स्ट सेम में 2 चीजें पढ़ी है ऑलरेडी। कंजर्वेशन मोमेंटम टॉपिक है आपका जो पूछा जाता है। कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा है आप लोगों ने, जब 2 गाड़ियां टकराती है आपस में तो टक्कर से पहले का मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद का मोमेंटम पढ़ा है ना ये, ठीक है जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बॉल को ऊपर से गिराया तो हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का योग क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, डेरिवेशन था आपका। और तीसरी चीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 3 चीजें ऐसी है जो इस यूनिवर्स में हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, नियत रहती है। अगर एक जगह से कम हो रही है तो दूसरी जगह इनका मान क्या होता है, कहीं और बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा चार्ज बना कैसे था आपका, ध्यान देना। ये देखो, चलो न्यूक्लियस का मैं एटम बना रहा हूं सीधे। देखो एक एटम ये है, एक एटम ये है। माना यहां से इस एटम से 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। एक एटम दूसरे एटम, 5 एटम क्या हो गए ट्रांसफर। तो अगर कहीं पे 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज बढ़ा है तो कहीं और पे 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, कम भी हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं दिस यूनिवर्स इज होल, क्या आएगा, कंजर्व्ड इन दिस विद रिस्पेक्ट टू, या क्या है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द चार्ज, या चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज क्या आएगा, कंजर्व। इस यूनिवर्स जितना भी चार्ज है वो क्या है, फिक्स है आपका। तो खत्म। या कुछ उसमें ऐसा दिख सकता है आपका कि चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व या ऑलवेज फिक्स। समझ में आ गया। तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी, कहीं से कम होगा तो कहीं और बढ़ जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान से देखिए। और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण। देखो देखिए, पहले फॉर्मूला लिख दो इसका सीधा फॉर्मूला है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू ±n और E लिख दो। पहले इतना लिखिए तब बताता हूं, ±NE वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू इज 6.1 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। पहले इतना लिखो फिर समझाऊंगा। इस फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए, जहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और N बराबर इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर इंटीजर भी बोलते हैं, ऐसे इंटीजर या इंटीग्रल नंबर, पूर्ण संख्या। N बराबर पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 50 100 व्हाटएवर। अब समझना चार्ज कैसे बना, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह पर गया। समझ रहे हो। तो ये यही कहता है आपका, द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। सबसे कम देखो क्या हुआ,
अगर किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज गया? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 5, तो सबसे कम चार्ज कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी? 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। 1 से कम कभी नहीं होगा है। इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, तो तुमने इलेक्ट्रॉन को भी 2 भागों में तोड़ दिया, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो भी चार्ज होगा हमेशा ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बस n इज अ इंटीग्रल नंबर, द वैल्यू ऑफ n शुड बी 1 2 अप टू जितना भी लेना है, बट नेवर कभी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 1.5 नहीं होगा कभी, 3.2 नहीं होगा कभी, 7/5 नहीं हो सकता कभी। समझ में आ रहा है ना? तो पूर्ण संख्या होगा आपका ये। चार्ज बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। मिनिमम कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गए उतना चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे अभी तक। ये क्लियर? तो तुमने बेसिक चीज क्या सीखी? एक तो चार्ज की प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। कौन सी वाली? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपसे अलग अलग पूछता है कई बार, ये 1 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर में भी कई बार पूछा गया आपका, तो इसे ध्यान से देखिए। आ जाओ अगली चीज, समझते रहना, बहुत आसान है टॉपिक, बस समझते रहना इसे। अगला आ जाओ, पहले एक और लॉ आएगा इससे पहले, कूलाम। और ये तो मुझे लग रहा है आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि क्लास 12th का ये पहला टॉपिक है ना? तो मैक्सिमम लोग को ये शायद आता होगा। देखिए आप लोग को एक चीज पता है, माना देखो एक पॉजिटिव चार्ज ये रखा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है, Q1 एंड Q2। हम लोग को पता है कि अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज को, लेट मैं मान के चल रहा हूं मैंने स्मॉल r दूरी पर रख दिया, कम दूरी है, 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने आसपास रखे हैं, तो क्या होगा उनके बीच? फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, या मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, रिपल्शन करेगा, ये तो ठीक है करेगा, पर किस फोर्स से करेगा? उस फोर्स का मान कितना होगा? तो यह मान आपका बताया था कूलाम, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, जिसके आधार पे, जिस लॉ से इन्होंने इसे जस्टिफाई किया या बताया, ये हो गया कूलाम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ध्यान रखना है कंडीशन भी है इसकी, फॉर कूलाम्स लॉ चार्ज शुड बी पॉइंट इन चार्ज एंड स्टेशनरी। 2 कंडीशन है इसमें, एक तो चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए आपका, पॉइंट साइज में होना चाहिए बिल्कुल, और दूसरी चीज रुका हुआ होना चाहिए, जो कि हम स्टैट्स में पढ़ ही रहे हैं आपका ऑलरेडी। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स, ठीक है जा, बिटवीन द 2 चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यानी कि Q1 इंटू Q2 इनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, R का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए तो ये उन्होंने कहा आपका, है ना, कि किन्हीं 2 चार्ज के बीच, आवेश के बीच लगने वाला बल जो होता है वह क्या होता है? आवेश के मैग्नीट्यूड या परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने लिख दिया, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट का या तो k से दिखा दो इसे, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, या फिर k की वैल्यू भी होती है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लिखिए साहब, दिस कूलाम्स लॉ। तो कितना फोर्स लगेगा चार्ज के बीच में? जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना फोर्स लगेगा उसके गुणनफल के, और दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, मैंने पहले k लिखा है इसको, इसीलिए k लिखो या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, 1/, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? देखिए न्यूटन, ये इधर जाएगा तो सीधे लिख रहा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कभी कभी, है ना। लिखिए, 2 चीजें इसमें फिर से ध्यान रखना आप लोग इस चीज में। पहली चीज देखो, 10⁹ दिख रहा है, बहुत बड़ा मान है, 10⁹ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान भी क्या होगा? ठीक ठाक ही होगा आपका, क्योंकि क्या है 10⁹ है। और यहां पे देखो कितना गुना, यानी इनका कितना गुना होगा तो इतना गुना होगा,
समझ में आ रहा है ना, इनके जो ये फॉर्मूला है इसका 10 गुना ये मान होता है। आगे बढ़ूं, एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये पाई तो समझ रहे होंगे तुम, पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, एंड एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बताता हूं, बात है नहीं भाई, कोई क्लास से बाहर जाना चाह रहा है क्या? या फिर इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये भी बोलते हैं इसे, ठीक है। परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, नाम से देखो, परमिटिविटी, परमिट करेगा कितनी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से जाने के लिए परमिट करती है कोई चीज, उसे बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट या वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज डॉट 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 डॉट। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तब है जबकि इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है। कूलाम्स लॉ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। वैसे कूलाम्स लॉ ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल 12th के लगभग सारे बच्चों को आती है कि पहला टॉपिक है। तो कोई बच्चे हमारे यहाँ होते थे जब प्रैक्टिकल वगैरह होता था उनका, तो कुछ आए ना आए कूलाम लॉ जरूर आता था उनको। तो तुम्हें भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आनी चाहिए। कभी एग्जामिनर तुम्हारा प्रैक्टिकल लेने आए और ये पूछते भाई तुझे क्या आता है फिजिक्स में, और बताइए क्या आता है तुम्हें लास्ट में, तो एक आध टॉपिक ऐसे रखो जो तुम्हें आते हो कि जी मुझे ये आता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको दिखाते हैं ई से, कैपिटल ई से इसको दिखाया जाता है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसके ऊपर एरो भी लगा दिया, वेक्टर का साइन भी मैंने लगा दिया, एरो बना दिया इसके ऊपर। समझो क्या होता है, करें स्टार्ट। देखिए मैंने कोई चार्ज लिया, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज लिया, लेट ये क्यू चार्ज है, एक चार्ज है, इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया पर लाने पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा तो ये उसे रिपेल करेगा, क्योंकि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा उस पर। और अगर इसके आसपास मैं नेगेटिव चार्ज को ले आऊंगा तो उसे अपनी ओर क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज, ठीक है, अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, या मैं ये कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। पहले तो इतना समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए, एक रेंज होगी, इस रेंज के बाहर जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा, हर किसी की एक रेंज होती है। आगे बढ़ो, अब देखो इसमें हम लोग देखो एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज होता है एक। जब भी हमें कोई चीज टेस्ट करनी पड़ेगी तो टेस्ट चार्ज से ही टेस्ट की जाएगी, नाम ही टेस्ट चार्ज है। अगर मुझे, तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, माना मुझे 10 लड़के हैं और मुझे चेक करना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं क्या करूँगा, मानो मैंने वजन दिया तुम्हें 25 किलो का, चलो वही से उठाओ, कितनी देर तक उठा सकते हो, तो 25 किलो का ही मैं सबको दूंगा वजन, ताकि कोई पार्शलिटी न रहे। तो ऐसे ही जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी चेक करनी पड़ेगी तो टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, जो टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसका मान होता है हमेशा टेस्ट चार्ज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर +1 कूलाम, है ना। टेस्ट चार्ज इज यूनिट पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी कोई चीज चेक की जाएगी तो इसे लिया जाएगा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेंगे या टेस्ट चार्ज को लेंगे। इसको दिखाते हैं हम लोग Q0 से, इसका सिंबल होता है Q0, इसके आगे जीरो लग जाता है छोटा सा, ठीक है। करें स्टार्ट। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो ठीक है समझ गए वैद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता कितनी है मतलब इसकी इंटेंसिटी, ताकत कितनी है इसके अंदर। तो अगर मैं किसी भी क्या बोलूंगा चार्ज के फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को रख देता हूं, तो टेस्ट चार्ज को ये
जिस फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। कौन सा फोर्स? कूलाम का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रखना, कूलाम किस फोर्स को करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू 0 लिखिए बस। तो जितना फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका। अगर मैं इसका मान निकालूं कूलाम लॉ से, कूलाम लॉ रख रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी अभी निकाला था हमने, तो E बराबर आ जाएगा, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये Q है मान, इसका मान Q0 है, मान लो बीच की दूरी इनकी R है, अपॉन में क्या है इसके Q0, मैं F का मान यहाँ पे रख दिया, Q0 से कटा Q0 एंड ये जो हमारे पास बचा मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। लिख लीजिए इसे, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो। ध्यान दो, इस लॉ में देखो Q0 का मान कितना है, अगर मैं इसी लॉ को रखूं, देखो इसी लॉ को देखो खाली, इस लॉ में Q0 का मान कितना है 1, तो इसको हटाई दो, 1 से इंटू करेंगे उतना ही आएगा। तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, है ना, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होता है वो होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, यानी इसमें एक ही Q आता है, 2 Q नहीं आते बस। कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसा भी दिखाई देगा, ऐसा भी कर सकते हो बिल्कुल। तो F बराबर क्या हो जाएगा Q0 इंटू E, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हो। इसी को लिखा है मैंने, जस्ट ये इधर दे दिया, वो वहां पे लिखा है ना। तो ये हो गया आपका क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये क्लियर है आप लोग को? तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक और चीज पढ़ाऊं। या फिर एक ब्रेक लिया जाए, एक ब्रेक कर लेते हैं फिर, है ना।